नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर एवं इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी सम्मिलित करेंगे, जो कि आपके झारखंड के सभी एग्जामों के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है बाबू कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होगा। इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो झारखंड के टोटल जो खिलाड़ी की अगर बात किया जाए 8 खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, और जिसमें जो रेशियो है यानी कि 3 और 5 में आपको याद करना है, यानी 3 क्या है 5 क्या है। तो 3 खिलाड़ी जो हैं ये हॉकी से हैं, 3 खिलाड़ी जो हैं ये हॉकी से भाग लेंगे, जिसमें आपको निकी प्रधान का नाम आएगा, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी। आपको बता दूं कि निकी प्रधान और सलीमा टेटे हैं बाबू, ये आपको जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट लिए थे। और एक और चीज़ जान लीजिए कि हॉकी कैपिटल के रूप में जाना जाता है आपका कौन सा जिला झारखंड का? तो सिमडेगा, यानी सिमडेगा जो जिला है बाबू वो हॉकी के लिए फेमस है। और 3 तो ये हो गए, बाकी बचा 5। तो 5 जो खिलाड़ी हैं ये बहुत मैटर करता है कि लॉन बॉल जो है उसमें 10 प्लेयर में से 5 खिलाड़ी जो हैं ये क्या के हैं आपका झारखंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिला। 3 पुरुष में आपका नाम आता है सुनील बहादुर, दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंह, और महिला में अगर बात किया जाए रानी तिर्की और लवली चौबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल भी सवाल है आपके एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल बन जाता है कि झारखंड के टोटल कॉमनवेल्थ में कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 8 खिलाड़ी। आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग में 215 खिलाड़ी जा रहे हैं टोटल, जिसमें से 8 खिलाड़ी जो रहेंगे वो कहाँ के रहेंगे? झारखंड के रहेंगे। अगला सवाल है 2 नंबर, राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर किस मंदिर में चली आ रही प्राचीन परंपरा के अनुसार बेलपत्तर प्रदर्शनी व बेलपत्तर चढ़ाने की अलौकिक परंपरा है? और ये परंपरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 151 सालों से ये चलते आ रहा है। और ये देख सकते हैं इस तरह का प्रदर्शनी लगाया जाता है, जिसमें थाल में जो है ना ये बेलपत्र, तरह तरह का बेलपत्र है उसको सजाया जाता है और वहाँ पे प्रदर्शनी किया जाता है। ये भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अनुभव आप लोगों को आएगा। जाइए तो कभी इस चीज़ को जरूर वहाँ पे देखिए आप लोग। आपको बता दूं कि इसका सही आंसर पूछे तो ये क्या हो जाएगा? बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जो कि आपका देवघर में है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से एक है। और यहाँ पे जो भी आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, और महाकालेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी क्या है? ये भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है। यानी कि टोटल भारत में अगर बात की जाए कितने भगवान शिव का सबसे अच्छा मंदिर या उत्कृष्ट मंदिर के रूप में जानते हैं, तो 12 मंदिर है, जिसमें से एक अपना झारखंड में है, देवघर में। अभी बात करें देवघर के बारे में तो देवघर से पूछेगा कि विधायक कौन है। तो देवघर से विधायक वर्तमान में अगर पूछ दे कि कौन है तो इनका नाम है नारायण दास। क्या हो जाएंगे? नारायण दास हो जाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से। और ये चर्चा में रहने का रीजन क्यों था? देखिए ये सवाल क्यों करा रहे हैं हम, ये तो झारखंड कैबिनेट में भी नहीं शामिल है। जैसे कुछ ऐसे भी झारखंड कैबिनेट में विधायक हैं जिनको आपको उनका पार्टी और उनका चुनाव क्षेत्र यानी कहाँ से विधायक वो याद करना है। इसके अलावा जो ज़्यादा चर्चा में, जैसे नारायण दास क्या किए थे कि जो झारखंड विधानसभा है वहाँ पे ये डमरू लेके पहुँच गए थे बाबू। तो डमरू बजा रहे थे तो थोड़ा सा फेमस हो गए सभी लोग, ये सभी जैसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ वाला जो चैनल है वो भी इसको कवर किए थे। और ये कहाँ से हैं? देवघर से। एक और नाम आप लोग को हम बता रहे हैं जो याद रखना है, अनंत ओझा का नाम याद रखना है। अनंत ओझा भी वर्तमान में विधायक हैं, कहाँ से? राजमहल से। और राजमहल से ये विधायक है, ये क्या कारनामा किए? तो ये शपथ ग्रहण जो किए थे ये संस्कृत में किए थे। तो बहुत मैटर करता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा कि अनंत ओझा जो विधायक हैं ये राजमहल से हैं। ये चर्चा में रहने का कारण थे कि इन्होंने संस्कृत में जो है ना इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। इसके अलावा एक और नाम आपको जल्दी में मांडर से नया विधायक बनी है, जिनका नाम है शिल्पा नेहा तिर्की। शिल्पा नेहा तिर्की ये इसलिए फेमस है क्योंकि अभी झारखंड में 81 गो विधायक है बाबू। 81 गो विधायक में अगर बोले कि सबसे कम उम्र के विधायक कौन है, तो सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की हैं। और इनसे पहले अंबा प्रसाद है, जब ये नहीं थे, क्योंकि झारखंड विधानसभा जो 2019 में हुआ था उस समय तो हम लोग बोल देते कि सबसे कम उम्र का अंबा प्रसाद, मगर जब रिसेंट हुआ, ये जुलाई महीना की बात कर रहे हैं हम, जुलाई 2022, तो शिल्पा नेहा तिर्की को मांडर से, एक जगह है मांडर, वहाँ से नवनिर्वाचित विधायक बनी है। और ये इसलिए चर्चा में रहे कि इन्होंने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया, अंग्रेजी में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, शिल्पा नेहा तिर्की। तो 3 नाम बताए, एक अनंत ओझा, एक आपका नारायण दास और एक आपका शिल्पा नेहा तिर्की। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि भगवान शिव का जब 12 ज्योतिर्लिंग है, जब आप भारत में बिलोंग करते हैं तो भगवान शिव का 12 कम से कम ये उत्कृष्ट मंदिर याद करिएगा, तो आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल बनता है यहाँ से।
तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इसमें भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शाया गया है, जिसमें देख सकते हैं उत्तराखंड में आपका केदारनाथ मंदिर है। आपसे पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये कौन सा राज्य में है? तो उत्तराखंड। एक आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा जिसको बोलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना झारखंड में है जिसको बोलते हैं बैद्यनाथ मंदिर। वहीं आंध्र प्रदेश में अगर बात की जाए तो श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। और यहाँ तमिलनाडु में देख सकते हैं इसको बोलते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर। इसी को हम लोग रामेश्वरम भी बोल देते हैं, रामेश्वरम मंदिर। यानी कि रामनाथ स्वामी जो मंदिर है वो भी क्या है? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर आप आइए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 2 है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, एक ओमकारेश्वर, एक महाकालेश्वर। फिर यहाँ गुजरात में आइएगा तो सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर। और सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। 3 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे नजर आएगा, एक भीमा शंकर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और घृष्णेश्वर मंदिर। तो ये आप लोगों को लिस्ट को देखिए, जितना भी बताया जाता है इसका फैक्ट को वो कॉपी में नोट डाउन करिए। ये भगवान शिव का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है और कहीं ना कहीं एक धरोहर के रूप में है। अब बताइए कि इतना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 28 गो राज्य हैं अपने यहाँ भी वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से मात्र आपको 12 गो मंदिर याद करना है जो कि भगवान शिव से संबंधित है। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर, हमारा जो भारत है वो मंदिरों का शहर कहा जाता है, मगर हम वैसे मंदिर को याद करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। और देवघर में जो श्रावणी मेला चल रहा है अभी 2022 में, ये कब से लगा था? तो 13 जुलाई से ये शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक ये चलेगा। देवघर का मतलब क्या होता है हम बार बार बताए हैं, जो देवघर जहाँ पे नया एयरपोर्ट और नया एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट बना है ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें 401 करोड़ रुपया लागत आया है। और देवघर का मतलब ही होता है देवी देवताओं का निवास। और जो कि सीमा, अगर पूछेगा कि कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है या लगता है, तो आपका सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार से झारखंड के कितने जिला लगता है बाबू? तो 10 जिला लगता है। वहीं वेस्ट बंगाल से भी झारखंड के 10 जिला लगता है। तो 10 आपको टोटल मनी, कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा सवाल कि झारखंड में कितने जिला है, तो 24 जिला है। और देवघर में एक और परंपरा देखे होंगे, कांवर वगैरह जो होता है जिसमें लेकर चलते हैं श्रावणी मेला के समय में, उसमें देखिएगा कि नीचे में एक पात्र बांधा रहता है जिसमें जल रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उस जल को इतना ध्यान रखा जाता है कि वह कहीं भूमि से नहीं टच करे, उसको भूमि पर नहीं रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। अगला सवाल 3 नंबर, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड राज्य के कितने अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की थी, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया गया? और ये 24 जिला में से 21 जिला के अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ पे सफलता हासिल की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 अभ्यर्थियों को हाल ही में जो है सम्मानित किया गया। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने सफलता हासिल की, जो अधिकारी बन गए, उनको सम्मानित किए गए थे। और ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को एक अलग लेवल का बुलंदियों पर ले जाने का इनका सहयोग रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा झारखंड को वो चीज़ें मिले जो गरीबी से दूर हो जाए, हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग विकास होते, यही अधिकारी हैं जिनकी मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब, यहाँ पे जब फोटो को काउंट करिएगा तो इसमें 26 लोगों का इसमें फोटो लगाया हुआ है और इनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां ऐप के माध्यम से भी आप एम्बुलेंस को बुक कर सकिएगा और इसके लिए एक ऐप जारी किया है। तो इस ऐप का जारी नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है जीवन दूत। और ये जीवन दूत जो चालू किया इस ऐप को, तो पूछता है कि इसको कौन सा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस कंपनी का नाम है जिकित्जा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिकित्जा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जीवन दूत जो है हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसमें आप घर बैठे ही आप लोग अगर 50 किलोमीटर के दायरे में हैं तो वहाँ से एम्बुलेंस को घर तक मंगवा सकते हैं। और ये एकदम जो ओला वगैरह जो होता है ना, गाड़ी वगैरह बुक करते हैं कार वगैरह को, उसी तरह से ये भी काम करेगा। इसमें भी आपको ड्राइवर जो होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, एम्बुलेंस का लोकेशन आपको पता चलता रहेगा, उसका सब विवरण आपके पास आ जाएगा। और ये जो कंपनी है जो है जिकित्जा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये पहले से 108 एम्बुलेंस सेवा चलाते आया है और इसके तहत 8.4 लाख मरीजों को भी एम्बुलेंस दिया गया है। अगला सवाल 5 नंबर, असम सरकार के प्रधान सचिव थे पहले आईएएस राजेश प्रसाद का निधन हो गया है, ये कौन से राज्य के रहने वाले थे? ये झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि असम सरकार के प्रधान सचिव थे आईएएस राजेश प्रसाद, तो पूछेगा कि ये कौन से जिला से बिलोंग करते थे? तो ये रांची से बिलोंग करते थे।
और यहाँ पे झारखंड के बारे में बहुत बार बता दिए हैं कि 24 जिला, 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट याद करना है। अभी वर्तमान में 81 विधायक है। एक जो मनोनीत होता था वो अभी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे बोलेगा कि झारखंड का उत्तरी जिला कौन है, साहिबगंज। सबसे पूर्वी बोलेगा तो पाकुड़ हो जाएगा। बोलेगा कि सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा जिला में से जाना जाता है झारखंड का। और सबसे पश्चिमी जिला अगर बोलेगा तो गढ़वा हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों को कि झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यानी कि टोटल 5 राज्यों के साथ ये जो है ना सीमा साझा करता है। बोलेगा झारखंड की दूसरी राजधानी कौन है, तो दुमका को कहते हैं। और दुमका जो है ये हेडक्वार्टर भी है संथाल परगना का। संथाल परगना जो साहिबगंज से शुरू होता है, देवघर, जामताड़ा, ये सब जो इलाका होता है ये संथाल परगना के रूप में हम लोग जानते हैं। हम गोड्डा के लिए बात करें तो गोड्डा से भी सांसद हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे तो हम बहुत बार आप लोग को रिवीजन कराते हैं ताकि आप लोग को अगर माइंड में क्लिक कर जाए वो सवाल एग्जाम में आए तो। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। वही बात किया जाए तो देवघर को हम लोग देवी देवताओं की भूमि कहते हैं। जामताड़ा को साइबर क्राइम के रूप में जाना जाता है, साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। धनबाद को कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर को औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। सिमडेगा को हॉकी के लिए फेमस है। और रांची जो है ये वाटरफॉल के लिए फेमस है, जलप्रपातों का शहर, या झारखंड का शिमला के रूप में हम लोग रांची को जानते हैं। यहाँ पे पलामू देख सकते हैं। पलामू का मुख्यालय कहाँ है, डाल्टनगंज है। और वेस्ट सिंहभूम का बोलेगा तो चाईबासा। और ईस्ट सिंहभूम जो है यानी कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय बोलेगा जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां का सरायकेला, बोकारो का बोकारो स्टील सिटी। तो कुछ ऐसे जिला हैं जिसका जो मुख्यालय होता है वो सेम नहीं होता। जैसे हजारीबाग में देखिएगा तो हजारीबाग ही है, कोडरमा का कोडरमा ही है, मगर आप देखिए पलामू का कहाँ हो जाता है, डाल्टनगंज। तो ये बेसिक सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। हजारीबाग की अगर बात किया जाए तो ये सबसे पुराना जिला में से आता है झारखंड का। सबसे नया जिला अगर बोल दे तो रामगढ़ हो जाएगा, जो कि 24वां जिला है। 23वां आपका खुंटी है। अगला सवाल जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाया जाता है। ये भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे, तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वाला सवाल जो है ना बहुत ट्रेंडिंग में अभी है। हम आप लोग के लिए एक और लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी आप लोग को याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पूछेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पुण्यतिथि तो 27 जुलाई को। अगर बोलेगा कि इनका जयंती कब मनाया जाता है, तो जयंती जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था, 27 जुलाई 2015 को हो गया था। और इनके द्वारा बहुत सारे कोटेशन कहा गया है जो आपको दिमाग में सुनते ही क्लिक कर जाता है। ये नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ये दर्ज हो गया है। बच्चा बच्चा इस नाम को जानते हैं, जिनको मिसाइल मैन के रूप में हम लोग जानते हैं, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। इनकी कुछ किताबें हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक किताब आया था विंग्स ऑफ फायर, इसी का हिंदी अनुवाद है अग्नि की उड़ान। आपको याद करना है विंग्स ऑफ फायर। पूछेगा विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एक और किताब आया था माई जर्नी, तो माई जर्नी जो किताब है बाबू वो हिंदी अनुवाद हो गया है और इसका नाम क्या है, मेरी जीवन यात्रा। तो ये किनका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को प्रदर्शित करता है। अब बात करें कि हम बार बार बोलते हैं आप लोगों की कमेंट सेक्शन में जाइए, आप लोग पूछिए सवाल को, हम अगले वीडियो में उस सवाल को जरूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में नहीं हो पाता है कि उसको हम बता सकें। मगर हाँ, आप लोग को अगले वीडियो में हम देख के बता देंगे। तो कोई भी सवाल रहता है टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इनके द्वारा बहुत ही अच्छा एक बात बोला गया था कि विद्यार्थियों का सबसे अच्छा गुण है सवाल पूछना। पता है हम भी वही चीज़ को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पूछिएगा नहीं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा, तो मानिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि समस्या तो आना चाहिए ना। अब देखिए पूछेगा राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल पूरा आप लोगों को एक ही स्लाइड में है, जो कि अमित कुमार के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग को ये याद कर लेना है। पूछेगा कि बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके द्वारा ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने देवघर की यात्रा की है। और पहले प्रधानमंत्री कौन है जो देवघर की यात्रा किए, तो आपका हो जाएंगे जो नरेंद्र मोदी। देवघर की अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1952 में आया गया था। जब देखिए 1950 में इन्होंने राष्ट्रपति बने तो 1952 में आए थे। इनसे पहले भी आए थे, 1936 में आए थे, मगर उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे। अगर बोलेगा कि बताएं कि दूसरे राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 3 गो टॉप 3 याद करना है
और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ पे याद करने वाला और चीज़ रहेगा, आप 11 नंबर से याद करिए। 11 नंबर से याद करना है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में याद कर लीजिए कि ये 11 थे और इनको मिसाइल मैन के रूप में और पहले वैज्ञानिक हैं जो कि राष्ट्रपति पद को संभालें। इसके बाद 12वें नंबर के याद कर लीजिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये प्रथम महिला बनी। इनसे पहले कोई भी महिला नहीं थी जो कि राष्ट्रपति पद को संभाली थी। ये हो जाएंगे आपको पहली महिला जो कि आपको राष्ट्रपति बनी। दूसरी महिला अगर बोलेगा तो द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो है बाबू ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिनों तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है इनके नाम झारखंड का, और प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद पे संभाली हैं। इसके अलावा अगर 13 नंबर याद कर लीजिएगा प्रणब मुखर्जी जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे, और रामनाथ कोविंद जो कि 14 नंबर के 14वें नंबर के अगर राष्ट्रपति पूछे तो आपको 11 से लेकर 15 तक याद करना है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के बारे में। बाकी कुछ नहीं भी याद रहेगा चलेगा। एक और सवाल पूछता है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति बताइए, तो ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद कर लेना है। और यहाँ पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 जुलाई को किस राज्य का दौरा करेंगे? तो ये गुजरात भी जाएंगे और तमिलनाडु भी जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर जाएंगे, जब गुजरात जाएंगे बाबू, तो गुजरात में ये साबरकांठा एक जगह है, वहाँ पे साबर डेयरी का जो परियोजना है जिसको बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ से अधिक का जो है वहाँ पे रुपए से अधिक का परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा बोला जाता है कि साबर डेयरी जो है जहाँ से प्रतिदिन लगभग 120 मिलियन टन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मतलब 120 मिलियन टन यहाँ से उत्पादन हो सकेगा और 1000 करोड़ रुपया से अधिक का ये परियोजना है। और 28 जुलाई को ही चेन्नई में आप लोगों को बता दें कि 44वें शतरंज ओलंपियाड जो हो रहा है 2022, उसकी उद्घाटन भी करेंगे वहाँ पे। तो ये जल्दी से शुरू होना है, जहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, आप लोगों से पूछेगा 44वें शतरंज ओलंपियाड जो 2022 है कहाँ हो रहा है? तो चेन्नई में हो रहा है। अगला सवाल, भारत सरकार देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा प्रदान कर रही है? तो 156। देखिए ये भी चिकित्सा भी जो है एक तरह से पर्यटन है, जैसे इको टूरिज्म आप लोग सुनते हैं ये, और आपको सुनते हैं रिलीजियस टूरिज्म, यानी कि धार्मिक को बढ़ाने के लिए, धार्मिक पर्यटन को विकास करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट को बोला जाता है कि रूरल जो पर्यटन है उसको विकास किया जाए। उसी तरह से चिकित्सा पर्यटन, क्योंकि पश्चिमी देशों में कहीं ना कहीं इलाज कराने आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मगर यहाँ पे आइएगा भारत में आपको चिकित्सा में कम पैसा लगता है। तो 156 देश को ई मेडिकल वीज़ा प्रदान करने की बात किया गया है। तो यही है मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी लोग अगर दूसरे देश के हैं तो यहाँ पर आते हैं तो उनकी देखभाल किया जाएगा। अगला है 9 नंबर सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बिट सिस्टम का शुभारंभ किया? और ये जो है हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू हुआ। और किनके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और 119 जो राइडर्स होते हैं ना, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले, जैसे देख सकते हैं सब पुलिस विभाग में रहेंगे, उन्हीं को स्मार्ट ई बिट सिस्टम दिया गया है। अगला है, बजराम बेगज हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो इसका सही आंसर अल्बानिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमासिंघे। रानिल विक्रमासिंघे अगर आप लोगों से पूछे कि कहाँ के हैं तो श्रीलंका का। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अमेरिका का अगर बोलेगा तो जो बाइडन हो जाएंगे, जो बाइडन, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 11 नंबर सवाल, 27 जुलाई 2022 को कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन करेगा? और इसका आयोजन जो होगा नई दिल्ली में, इसका आयोजन होगा 27 जुलाई को। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री अगर बोलेगा कि अभी कौन है तो मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो है, जो कि अभी कैबिनेट में हमारा स्वास्थ्य मंत्री हैं। और वित्त मंत्रालय के मंत्री अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। रक्षा मंत्री अगर बोलेगा तो कौन है? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री अगर बोलेंगे, कला मंत्री, संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये कहाँ से सांसद हैं? तो सिकंदराबाद से सांसद हैं। सिकंदराबाद से सांसद हैं। गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्री, एक नया विभाग बना था जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बोलेगा तो क्या हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है बाबू कि सेशन पसंद आता है ना तो एक बार जाइए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ को देखते हैं मगर कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे जरूर अपनी राय को दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। वो सब वही तो है जो आप लोगों को और हमको एक जगह जुड़ने का एक माध्यम है, मीडियम है।
तो वहाँ पे आप लोग जरूर जाइए, कमेंट सेक्शन में करिए। और झारखंड के लिए आप लोग के लिए ढेर सारे करंट अफेयर आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। और इसके अलावा साइंस का वीडियो जाता है, ज्योग्राफी का वीडियो, और जल्द ही आप लोग के लिए पॉलिटी का वीडियो भी आएगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा सब ऑथेंटिक मिलेगा और आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड, मेरे द्वारा जो भी क्लासेज है, मेरी टीम के द्वारा जो भी क्लासेज है, एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड पे काम किया जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद करना है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली जो आशा कार्यकर्ता हैं गीता सूर्यवंशी, इनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। ये जो है 60 लोगों को नसबंदी कराने के लिए जागरूकता के अभियान चलाए थे और जिसमें ये हासिल भी किए थे। तो ये नाम आप लोग को भूलना नहीं है, गीता सूर्यवंशी का। इनको सम्मानित किया जाएगा मनसुख मांडविया के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी? देखिए, हाल ही में इनकी जो है जयंती मनाई गई 23 जुलाई को। 23 जुलाई को जयंती मनाई गई। उस समय बोला गया था कि यहाँ पे क्या होगा कि एक भव्य प्रतिमा लगाया जाएगा, यानी भोपाल में लगाया जाएगा। तो भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया था। तो इनका जयंती चंद्रशेखर आजाद का याद रखिएगा, और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि दोनों का जयंती एक ही दिन होता है 23 जुलाई को। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए, इनका जयंती जो है 23 जुलाई 1856 को, और इनका होता है जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को, और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हो गया था। और ये दोनों वाला याद कर लेना है। इनका मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट का पद कौन संभालेंगे? देखिए, पहले थे कार्मेन रेनहार्ट, अब बन गए हैं इंदरमीत गिल, और ये भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय मूल के हैं, और इसी के साथ दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनेंगे। इनसे पहले कौशिक बसु भी रह चुके हैं, यानी कि इनसे पहले अगर पूछ दिया जाइए तो दूसरे हैं। तो पहले कौन थे? तो कौशिक बसु। और डेविड मलपास कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष हैं। 4 नाम आप लोग को है, ये नाम नहीं भी याद रहेगा चलेगा। इंदरमीत गिल के बारे में याद रख लीजिए कि ये भारतीय मूल के हैं और वर्ल्ड बैंक के दूसरे चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं भारतीय। अगर पहले भारतीय बोलेगा तो कौशिक बसु, और अध्यक्ष बोलेगा तो डेविड मलपास हो जाएंगे। अगला 14 नंबर, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए किन्हें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के जो है पूर्व जो है प्रमुख रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में बोलेगा कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के अभी वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। अगर बोलेगा भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के बोलेगा कि अभी प्रमुख कौन है? इंडियन नेवी के हो जाएंगे आर हरि कुमार। और इंडियन एयरफोर्स के अगर प्रमुख बोलेगा तो वी आर चौधरी। और हाल ही में अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाएं। 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, क्योंकि कारगिल जो युद्ध हुआ था बाबू 1999 में हुआ था, और इसी कारण हम लोग 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में। और यहाँ पे जो युद्ध स्मारक है जो नई दिल्ली वाला, वहाँ पे जो है सेना प्रमुख जैसे मनोज पांडे, आर हरि कुमार और वी आर चौधरी के द्वारा माल्यार्पण भी किया गया था। और कारगिल युद्ध में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, उनका नाम नहीं भूलना है, क्योंकि इनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। वीरता के लिए दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र दिया जाएगा, महावीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है। तो उसी में कैटेगरी में एक होता है परमवीर चक्र, जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के रूप में जानते हैं। जैसे आप सुने होंगे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न होता है, उसी तरह से ये होता है वीरता के लिए। तो मनोज पांडे जो है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार है वर्तमान में, और इंडियन एयरफोर्स का वी आर चौधरी। अगर बोलेगा इंडियन आर्मी, एक चीज जानिएगा, जब भी देखिएगा इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के जो प्रमुख होते हैं उनके नाम के पहले जनरल लगा रहेगा। वहीं भारतीय नौसेना के रहेंगे तो उनमें एडमिरल लगा रहता है, एडमिरल। ये सब जो है ना छोटी छोटी बातें हैं, मगर आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में जब भी रहेगा तो इसमें क्या रहता है? एयर मार्शल लगा हुआ रहेगा, एयर मार्शल। 3 चीज़ और याद करना है कि इंडियन जो आर्मी है यानी कि भारतीय सेना जो है कब दिवस, यानी कि नौसेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अगर सेना का बोलेगा तो 15 जनवरी को, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, जिसको इंडियन आर्मी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय नेवी दिवस अगर बोलेगा, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और वहीं पूछ दिया जाए कि इंडियन एयरफोर्स डे यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। जब देखिए याद करने के लिए नेवी लिखिए, NAVY, तो नेवी में कितना है? 4 है। अगर आप एयरफोर्स लिखिएगा, एयर फोर्स FORCE, तो इसको काउंट करिए, 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 4
4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी के लिए। आप कहिएगा कि इंडियन आर्मी में नहीं फॉलो हो रहा है, तो सब जगह नहीं है, कुछ चीज़ें जो है वो आपको याद करना होगा। तो ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं हम लोग। और आज का अंतिम सवाल है कि 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता। पहली बात तो समझिए कि ये हुआ कहाँ था, तो ये हरियाणा में हुआ, ये हरियाणा में हुआ था। और इसमें विजेता बोल रहा है कि कौन रहा, तो भारतीय रेलवे रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हराया किनको, तो महाराष्ट्र को हराकर भारतीय रेलवे ने जीता। रेल मंत्री अगर बोलेगा कि वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। तो भारतीय रेलवे से संबंधित भी सवाल आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे जल्द ही, क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि भारतीय रेलवे में कितना रेलवे जोन है, डिवीजन के बारे में बोलेगा, भारत में पहली रेल कौन चलाता है, तो ये सभी सवाल आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। तो अब जाते समय लास्ट में क्या करते हैं कि जो भी झारखंड से संबंधित कोई प्लेस है, स्थान है, जो आप लोगों को जानना चाहिए, इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर है स्वामी विवेकानंद का, ये स्टेचू है। और यहाँ से कुछ दृश्य आपको नज़र आ रहा है, हम हिंट नहीं देंगे यहाँ पर। अगर आप लोग अगर इस जगह को बारे में जानते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर जगह है। आपको बता दूँ यहाँ के बारे में, जो ऊपर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पूरा अगर बात की जाए कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, कोई वैसा मंदिर नहीं है जहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। अभी जल्दी में 15 अगस्त आने वाला है, तो उस समय भी आप लोगों को यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। यानी कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। आपको इसके बारे में नाम बताना है कि वह कौन सा मंदिर है। हम जितने भी झारखंड का प्लेस है जो आपको जाननी चाहिए, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में कहीं पर भी आप बातचीत करिएगा तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, उनको बताने का हम प्रयास करेंगे। और ये स्टेचू देख रहे हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा जिला में है, जो कि स्वामी विवेकानंद का स्टेचू है। और यहाँ से जो दृश्य नजर आ रहा है, इस मंदिर का नाम आप लोगों को बताना है। और यहाँ पे बता दिए कि जो एक हिंट आप लोगों को बताया है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे जो है झंडा जो फहराया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो ये था आज का सेशन। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि झारखंड करंट अफेयर का जो है स्पेशल वीडियो जो है ना, आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसको भी जाकर देखिए और शेयर करिए जितने भी आपके मित्र हैं। बताइए, यही सेशन आप लोग को आगे जाकर झारखंड एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम करेगा, और जो आगामी होने वाला है जेपीएससी का एग्जाम, कोई भी झारखंड करंट अफेयर अब रेगुलर काम करिएगा, तब क्या होता है कि लास्ट में बर्डन कम होता है। तो अभी से आदत लगा लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।